Hello everybody, welcome to Access Defense classes, and today our topic will remain radioactivity. So let's start. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन नहीं करते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड हीलियम नाभिक, थर्ड पॉजिट्रॉन 1, डी ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और बी में देख लेते हैं, ये हीलियम नाभिक मीन्स अल्फा का। तो ये जब यूरेनियम होता है वो टूटता है, उस पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो उसमें हीलियम नाभिक बनता है, अल्फा का उत्सर्जित होता है। और इसमें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी नहीं होगा, पॉजिट्रॉन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। T=0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या 8 × 10⁴ है, उसका अर्धायुकाल 3 वर्ष है, तब कितने समय पश्चात 10⁴ परमाणु शेष बचेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है n=n0 1/2 n। तो ये n होता है, जो n होता है स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ये कैपिटल टी अर्धायु होती है, ये समय होता है। अब इसमें क्या पूछा है, ये दिया गया है परमाणुओं की संख्या इतनी दी गई है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इतनी दी गई है और अर्धायु 3 वर्ष से कितने समय पश्चात इतने परमाणु शेष बचेंगे। ये परमाणु संख्या t=0 पर दी गई है, ये प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक उस फॉर्मूले में n0 होता है। तो अब देख लेते हैं ये कितने शेष बचेंगे। ये वर्तमान है, तो 10⁴ = 8 × 10⁴ 1/2 t=0 पर। तो इट मीन्स इसका समय पूछा है कितने समय के पश्चात, तो स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी ये अर्धायु 3 वर्ष दी हुई है। अब ये 10⁴ कट जाएंगे। अब ये 1/8 = 1/2 t/3। अब देखते हैं क्या आया था, 1/8 = 1/2 t/3। 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 = 1/2 t/3। अब ये पावर है, ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये सेम है। तो अब 3 = t/3, तो t हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 ईयर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है रेडियम का अर्धायुकाल 1600 वर्ष है, तो 6400 वर्षों पश्चात ये रेडियम का शेष अंश बचेगा। तो अर्धायुकाल टी दे दिया इसमें, और 6400 वर्षों पश्चात ये स्मॉल टी दे दिया। अब कित रेडियम का शेष अंश बचेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं n=n0 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। अब देखते हैं n/n0 कर लेते हैं। n/n0 = 1/2 6400 अपॉन 1600। अब ये 4 बार कट जाएगा, तो n/n0 = 1/2 तो n/n0 हो जाएगा 1/16। तो n हो जाएगा n0/16। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1/16। ये कितना शेष बचेगा, ये तो है अभी की जो वर्तमान है। ये कितना शेष बचेगा जितना पूछ रहा है, ये n0 प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक का कितना शेष बचेगा, तो कितना बचेगा, ये कितना आया n = n0/16। ये n0 प्रारंभिक है और ये प्रेजेंट टाइम वर्तमान की इसमें पूछी है, जो समय दिया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा है रेडियो एक्टिव नाभिक उत्सर्जित कर सकता है। ए में दिया गया है अल्फा बीटा अथवा गामा कोई भी केवल एक कण। बी में दिया गया है अल्फा बीटा अथवा गामा तीनों क्रम के एक के बाद एक।
सी में दिया है अल्फ़ा बीटा अथवा गामा तीनों एक साथ। डी है केवल अल्फ़ा और बीटा एक साथ। तो हम देखते हैं, ये याद रखना, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ एक अल्फ़ा और बीटा कणों को उत्सर्जित एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो अल्फ़ा एवं अन्य कुछ बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं और उनके साथ साथ गामा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। तो रेडियो एक्टिव नाभिक की बात हो रही है, ये क्या उत्सर्जित कर सकता है? केवल अल्फ़ा बीटा अथवा गामा, कोई भी केवल एक कण। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 में पूछा है 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर से पारगमित हो सकती है। तो ये क्या गामा किरणें ही कर सकती हैं। ये गामा किरणों का ये सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, बट इसकी सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता होती है, क्योंकि आयनीकरण क्षमता चार्ज और उसके मास पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सब अल्फ़ा गामा किरणें हैं जो मोटी चादर को भेज सकती हैं, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। इसमें पूछा है रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु होगी। ये अर्धायु इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं टी हाफ से भी, ज़्यादातर टी हाफ से डिनोट करते हैं और टी से भी। तो इसकी औसत आयु पूछी है, तो औसत आयु टाउ इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू, ये होता है कैपिटल टी अपॉन 0.693। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन 0.693। अब देखते हैं, इसमें टाउ इज इक्वल टू कैपिटल टी तो दिया गया है 1600 वर्ष अपॉन 0.693, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 8। मूल रेडियो एक्टिव का 5 आयु के पश्चात कितना प्रतिशत शेष बचता है? तो इसे देख लेते हैं। तो इसके 5 अर्धायु के बाद परमाणुओं का शेष भाग है वो निकालते हैं। फॉर्मूला किससे? n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो इसे कर लेते हैं n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर, ये क्या है? 5 अर्धायु के पश्चात। तो ये जो समय है ये 5 अर्धायु, इट मीन्स 5t। तो 5t अपॉन ये t तो दिया गया है, तो t से t ये कैंसिल हो जाएगा। तो n/n0 इज इक्वल टू 5 जा 1/32। ये अब जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जाएगा भाग 3.125%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 9 क्वेश्चन। इसमें पूछा है रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऑप्शन बी नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन। नंबर सी नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेश कण। डी है उदासीन कण। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, क्योंकि बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं एवं इस पर ऋणावेश होता है, तो नाभिक द्वारा उत्सर्जित कण। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 10। इसमें क्या है? रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित अल्फा किरणें आवेशित कण आयनीकृत हाइड्रोजन नाभिक, द्विआयनित हीलियम नाभिक, प्रोटॉन के समान द्रव्यमान के आवेशित कण। तो ये भली बात पता होगा, इसका सी होगा द्विआयनित हीलियम नाभिक। ये होता है 2He4 हीलियम का नाभिक, जिसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के 4 टाइम्स और इसका चार्ज होता है 2 टाइम्स प्रोटॉन के चार्ज का। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, द्विआयनित हीलियम नाभिक। फ्रेंड्स, अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। इसमें क्या है? बिस्मिथ 210 की अर्धायु 5 डे है। यदि हम इस समस्थानिक के
50,000 परमाणुओं से प्रारंभ करें तो 10 दिन पश्चात शेष परमाणुओं की संख्या होगी। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला होता है n = n0 1/2 की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। इसमें क्या दिया है, 50,000 परमाणुओं से प्रारंभ करें समस्थानिक के तो 10 दिन पश्चात शेष परमाणुओं की संख्या होगी। तो ये प्रारंभिक मात्रा दी गई है परमाणु, ये प्रारंभिक है। तो प्रारंभिक क्या होता है, n0। अब पूछी है शेष परमाणुओं की, तो n की वैल्यू पूछी है, तो ये रखते हैं 50,000 1/2 की पावर, ये 10 डे पश्चात, तो ये स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगी 10, और ये अर्धायु कैपिटल टी है उसकी 5, तो 5 2 = 10। अब ये तो 2 2 2 = 4 हो जाएंगे, तो ये 50,000 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 50,000 / 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 5 = 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, 12,500। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 13 है। एक परमाणु का परमाणु भार A तथा परमाणु संख्या Z है, यह बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परमाणु नाभिक का भार एवं परमाणु संख्या होगी। तो फ्रेंड्स ये याद रखना कि जब कभी बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसमें परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, वो भी ऐसे बीटा कण को ये मान लेते हैं -1 E0 भी लिख सकते हैं और -1 बीटा 0 भी लिख सकते हैं। तो इससे ये सीधा दिख रहा है, ये 0 है, ये एटॉमिक मास है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये परमाणु क्रमांक है, ये -1, तो ये जब -1 है, जब उत्सर्जित होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए इसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे देखते हैं रिएक्शन करके, जैसे कोई परमाणु है ZX से, इसमें बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो इसका बीटा कण मीन्स -1 बीटा 0। तो ये क्या बनेगा, ये Z माइनस उत्सर्जित होगा तो माइनस होगा और -1 X A -0। तो ये कितना हो गया, Z + 1 X A, तो इतना आ गया। अब इसमें क्या है, अलग अलग पूछा है, तो Z + 1 ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और ये हो गया A है, वो एटॉमिक मास है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 13 का सी। फ्रेंड्स अब देखते हैं 14। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की रेडियोधर्मिता 30 सेकंड में उसके प्रारंभिक मान की 1/64 हो जाती है, तो उसकी अर्धायु होगी। तो ये भी सिंपल है, देख लेते हैं। फॉर्मूला n = n0 1/2 की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ये स्मॉल t दिया हुआ है, ये 30 सेकंड कैपिटल टी पूछा है। अब इसमें ये क्या है, प्रारंभिक मान की 1/64, तो प्रारंभिक मान क्या है n0, तो प्रारंभिक मान की 1/64 कितनी हो जाएगी, n0/64 = n0 1/2 की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ये n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल t की वैल्यू रख देते हैं 30। अब इधर देखते हैं ये कितना आ गया था, 1/64, क्योंकि n0 से n0 कैंसिल हो गया था, = 1/2 की पावर, ये कितना हो गया था 30 अपॉन कैपिटल टी।
इसे 1/64 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 30 अपॉन कैपिटल टी। अब ये 1/2 इक्वल है, तो ये भी उस पर पावर है वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो पावर इक्वल कितनी हो जाएंगी, 6 इज इक्वल टू 30 बाई कैपिटल टी, ये 6 5 जा 30, तो टी इज इक्वल टू हो गया 5 सेकेंड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 5 सेकेंड। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज की थी, तो ये की थी बैकरल ने, और इसमें ये रोजिस्टन दिया गया है। इन्होंने एक्स किरणों की रदरफोर्ड इन्होंने प्रोटॉन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। इसमें क्या पूछा है, एक रेडियोधर्मी नमूने में एक परमाणु की इकाई समय में विघटन की प्रायिकता 6 नियतांक लैम्डा कहलाती है, तब ये ए में पूछा है परमाणुओं के पुराने होने पर लैम्डा का मान कम होता है, बी परमाणुओं की आयु में वृद्धि होने पर लैम्डा का मान बढ़ता है, सी लैम्डा आयु पर निर्भर नहीं करता है, डी लैम्डा का मान अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, लैम्डा आयु पर निर्भर नहीं करता है। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखेंगे कि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु में इसके नाभिकों का विघटन होने में अनिश्चित समय लगता है, और वह कभी पूर्णतः विघटित भी नहीं होता है। कोई समय नहीं पता कब विघटित हो जाए। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु टी है, तो T/2 समय पश्चात जो हिस्सा बचेगा वह है, ये तो सेम बिल्कुल वैसा ही है जो पीछे उस फॉर्मूले से कराया था। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, n इज इक्वल टू N0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब इसमें क्या है, T/2 समय पश्चात, तो देखते हैं n, ये इसके डिवाइड में कर लेंगे, n/N0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर, ये T/2 है जो स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी की जगह पुट करेंगे कैपिटल T/2, और ये पहले से है, ये तो टी है अर्धायु, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगी, और n/N0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब ये 1/2 की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर रूट में, तो ये 1 का रूट तो 1 ही होगा, और ये रूट में है तो √2 हो जाएगी, तो 1/√2 आ गया। तो इसका ऑप्शन इसमें सी मैच कर रहा है, 1/√2। देखते हैं ये सी है 1/√2, ये आंसर सही होगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक लैम्डा है, उसकी अर्धायु तथा माध्यायु क्रमशः है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये log बेसिस 2 बाई लैम्डा। ये फॉर्मूले की तरह याद रखना, ये सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे ये अर्धायु कैपिटल टी इज इक्वल टू है, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, ये क्या है माध्य आयु, और इसे log बेसिस 2 को 0.693 लिख सकते हैं बाई लैम्डा, ये टी ये भी हो सकता है। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में है, तो भेदन क्षमता सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, फिर बीटा कणों की, फिर अल्फा कणों की। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। बट इसमें अगर ये पूछ देता कि सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इसका रिवर्स हो जाता, क्योंकि आयनीकरण क्षमता होती है जो वो चार्ज पर डिपेंड करती है, और चार्ज पर और एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास और चार्ज इस पर गामा किरणों पर तो होता भी नहीं है, तो इसका रिवर्स हो जाता है, गामा किरणों का सबसे कम होता है।
फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो n की जगह रख देंगे n0/32 इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर 60 अपॉन कैपिटल टी। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, 1/32 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू 60 अपॉन कैपिटल टी, 1/2 की पावर 60 अपॉन कैपिटल टी। अब ये 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 60 अपॉन टी, ये हो जाए 12 5 जा 60 तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 12। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, टी इज इक्वल टू 12 दिन। फ्रेंड्स अब देखते हैं 22। बिस्मिथ 210 की अर्धायु 5 डेज है। किसी भी नमूने के 7/8 भाग को 6 होने में समय लगेगा। ये देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब ये 7/8 भाग को 6 होने में कितना समय लगेगा। 7/8 जब भाग 6 हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो n जो है n बचेगा, n इज इक्वल टू n0 माइनस 7/8 n0, क्योंकि जो प्रारंभिक होती है वो n0 होती है और n0 में से 7/8 भाग को 6 हो गया, n0 है ये, माइनस 7/8 6 हो गया, तो बचा कितना, जो प्रेजेंट टाइम पर n इज इक्वल टू हो गया 1/8 n0, यही तो बचा। अब यहाँ लिख देते हैं, n की जगह पुट करते हैं 1/8 n0 इज इक्वल टू n0 टू 1/2 की पावर, अर्धायु दी गई है 5 डेज, तो इसका होने समय पूछा है तो स्मॉल टी अपॉन 5। अब n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं, तो 1/8 की जगह 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया था, ये 1/2 की पावर स्मॉल टी बाई 5। अब ये तो सेम है और ये पावर भी सेम हो जाए, पावर इक्वल कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू टी बाई 5, तो टी इज इक्वल टू 15 डेज। अब इसका सी आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24। रेडियो धर्मता होती है, तो रेडियो धर्मता ये होती है ऑल ऑफ दिस, ये उपरोक्त सभी होगा। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, स्वतः खंडित होने वाली प्रक्रिया और स्वतः प्रक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट 25 पर। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु निर्भर करती है, तो रेडियो एक्टिव की पदार्थ की आयु अर्धायु तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब आते हैं 26 क्वेश्चन। रेडियम का क्षयांक 4.28 × 10⁻⁻⁴ प्रति वर्ष है, इसकी अर्धायु लगभग होगी। तो ये क्षयांक होता है, इसे लैम्डा कहते हैं, क्षयनीयतांक। अब फॉर्मूला देखते हैं पीछे जो अभी आया था, t इज इक्वल टू 0.693, ये 1 भी लिख लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा। प्रतिवर्ष है तो 1 का मल्टीपल कर देते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा, 0.6931 अपॉन लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं 4.28 × 10⁻⁻⁴। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या हो जाएगा, 1620 ईयर। फ्रेंड्स अब देखते हैं 27। निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय नहीं होता है, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन संयुग्मन, संलयन, अल्फा क्षय। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संलयन, क्योंकि ये संलयन है, दो हल्के नाभिक, इससे संलयन में 2 हल्के नाभिक जुड़ते हैं और ये रेडियो सक्रिय क्षय नहीं है। और संलयन काफ़ी उच्च ताप पर होता है और इसमें काफ़ी ऊर्जा होती है और इसके लिए सूर्य तथा तारे हैं
वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं 29। किसी पदार्थ में 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी अर्धायु 2 डेज है। 32 डेज के पश्चात पदार्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा होगी। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये 16 ग्राम है जो ये पदार्थ था, मीन्स N0 दिया हुआ है, प्रारंभिक मात्रा थी, और पूछा क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा होगी, तो ये N की वैल्यू पूछी है। और ये 32 डेज पश्चात ये स्मॉल टी की वैल्यू है, और ये है 2 डेज है, ये कैपिटल टी की वैल्यू है। अब देखते हैं फार्मूला लगाते। फार्मूला होता है N=N0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो N पूछा है, N=N0 है, कितना है N0, 16 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल टी है 32 अपॉन कैपिटल टी 2। तो 2 16 का 32, तो N=, इसे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 16। ये 4 इसमें माइनस हो जाएगी पावर, तो कितना होगा 1/2 की पावर 12। अब ये 1/2 की पावर, ये 1 ग्राम ये भी नहीं होगा, 1/4 ग्राम ये भी नहीं होगा, 1/2 ग्राम ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा क्या है, इसमें ऑप्शन क्या बचा है, ये कितना आया था 1/2 की पावर 12, तो 1 मिलीग्राम से कम। तो 1 मिलीग्राम से कम ये यही होगा। फ्रेंड्स देखते हैं 30 क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। इस पदार्थ का वह अंश जो 15 वर्षों में क्षय होगा वह है। तो इसे भी देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं N/N0 = 1/2 की पावर, ये स्मॉल टी की वैल्यू है 15 वर्ष, तो 15 ये 5 हो जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू, ये क्योंकि अर्धायु है, तो ये 5 3 जा 15, तो N/N0 = 1/2 की पावर 3 है, तो 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा। तो N=N0/8, ये N0/8 हो गया। अब पूछा क्या 15 वर्षों में 6 होगा, तो ये तो जो आया है उसकी वैल्यू आई, लेकिन 6 होगा तो विघटित भाग है, वो विघटित भाग निकालेंगे तो 1 माइनस 1/8 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 7/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8, सी ऑप्शन। इसका क्या होगा, सी ऑप्शन 7/8। अब देखते हैं 31। क्यूरी का मात्रक है, तो क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो सक्रियता का। फ्रेंड्स देखते हैं 33 क्वेश्चन। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु टी है, सभी नाविकों का विघटित होने में समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, अनिश्चित, क्योंकि कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व पूर्णतः विघटित नहीं हो सकता है, और इसे समय भी अनिश्चित लगेगा, पता नहीं कब हो जाए। फ्रेंड्स अब देखते हैं 34 क्वेश्चन। पोलोनियम का अर्धायु काल 140 दिन है, कितने दिनों पश्चात 16 ग्राम पोलोनियम केवल 1 ग्राम रह जाएगा। तो ये कैपिटल दिया हुआ है 140 डेज, और ये 16 ग्राम है जो पोलोनियम का, ये N0 है जो प्रारंभिक मात्रा है, और कितना रह जाएगा, ये 1 ग्राम है। तो फॉर्मूले में रखते हैं N=, N0 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन 140। ये स्मॉल टी तो पूछा ही है। अब ये N की वैल्यू ही रख देते हैं, N की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे 1, तो 1/16 = 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन 140। अब 1/16 है, इसे 1/2 की पावर 4 लिख लेंगे। अब इसे 1/2 की पावर स्मॉल टी बाई 140 लिख लेंगे। अब इधर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या था, 1/2 की पावर 4 = 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन 140। ये इक्वल हो जाएंगी पावर, क्योंकि ये सेम है, तो T= हो जाएगा 560 डेज।
ऑप्शन सी। फ्रेंड्स देखते हैं 36 अल्फ़ा बीटा, ये ए है, इसी अल्फ़ा कर लेना। अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों की क्रमबद्ध आयनीकरण क्षमता है। ये आयनीकरण क्षमता है, ये द्रव्यमान एवं आवेश पर डिपेंड करती है। तो ये सबसे अधिक द्रव्यमान अल्फ़ा कण का होता है, और फिर उसके बाद बीटा का, फिर गामा का। तो अल्फ़ा, और ये आवेश होता है, जो आवेश तो गामा पर, और आवेश और द्रव्यमान होते हैं वो गामा पर तो शून्य होते हैं, और सबसे अधिक अल्फ़ा पर होते हैं। तो ये पहले अल्फ़ा आएगा, फिर बीटा, फिर गामा। ये तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 38। एक रेडियोएक्टिव तत्व का सैन्यतांक 0.01 प्रति सेकंड है, तो उसका अर्धायु होगा। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला होता है T½ = 0.6931। इसे कैपिटल T भी लिख सकते हैं या हाफ भी, वो भी सही है। अपॉन ये छैनितांक, ये लैम्डा होता है, जो लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं 0.01। अब ये कितना हो जाएगा 69.31 सेकेंड। तो ये कहाँ है, डी। ये कितना हो जाएगा 69.3 सेकेंड। अब आते हैं 39 पर। अर्धायु 1 मिनट के रेडियोएक्टिव पदार्थ में यदि इसके एक नाविक का क्षय अभी होता है, तो अगले का क्षय होगा। अब ये देखते हैं, 1 मिनट बाद 1/log/c, 2 मिनट बाद 1/n मिनट बाद, जहाँ n उस क्षण उपस्थित नाविक की संख्या है किसी समय भी बाद। इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, किसी भी समय बाद। अभी बताया था, पीछे ये क्वेश्चन आया था। तो इसका कोई भी पता नहीं कितने समय बाद हो, इसका अनिश्चित समय है, और ये कभी पूर्णतः विघटन नहीं होता। अब आते हैं 40 पर। आइसोटॉप 11 सोडियम 24 की अर्धायु 15 आवर है। इस आइसोटॉप के एक नमूने के 7/8 भाग क्षय होने के लिए कितना समय लगेगा। ये 14, अब इसमें क्या है 7/8 भाग क्षय हो जाएगा, तो बचा कितना 1 - 7/8, तो ये कितना बचेगा 1/8 ये बचेगा। तो ये कितनी, ये n की वैल्यू हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, n की वैल्यू क्या थी, n = 1/8। तो 1/8 = n0 कितना दिया गया है, या n0 है, या n0/8 ही होगा। अब 1/2 की पावर t/15। अब ये n0 से n0 कैंसिल हो गया, ये 1/2 की पावर से 3 लिख सकते हैं, = 1/2 की पावर t/15। अब ये सेम है, अब इसकी पावर भी सेम हो जाएंगी, तो t = हो जाएगा 45। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 45 आवर। क्या हो जाएगा डी 45 आवर। फ्रेंड्स देखते हैं 41। यदि एक रेडियोएक्टिव नमूने की अर्धायु 10 आवर है, तो उसकी औसत आयु होगी। ये औसत आयु को टाउ से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है टाउ = t है जो अर्धायु है, अपॉन 0.6931। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10/0.6931। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका ए होगा, सॉल्व कर लेना 14.4 आवर। अब आते हैं 44। रेडियो सक्रियता की इकाई रदरफोर्ड होती है, तो इसका मान होगा, तो इसका मान ये याद रखेंगे 10⁶ विघटन प्रति सेकंड होता है। अब 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी विघटन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। तो ये नाभिक से बीटा क्षय
इस प्रक्रिया पर आधारित है जो नाभिक से बीटा क्षय होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बीटा उत्सर्जन। फ्रेंड्स अब देखते हैं 49। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 60 मिनट है। 3 घंटे के दौरान परमाणु का कितने प्रतिशत भाग क्षय होगा। अब फॉर्मूला देखते हैं, NyN0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो परमाणु का भाग विघटित होगा तो वो 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस NyN0 इज इक्वल टू 1 माइनस NyN0 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर, ये 3 है, स्मॉल टी की वैल्यू और कैपिटल की कितनी हो जाएगी 60 मिनट। इसे आवर में चेंज करेंगे तो ये 3 में 60 से मल्टीपल हो जाएगा और ये नीचे 60 आ जाएगी। अब ये 60 से 60 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो ये 7/8 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये जब ये परसेंटेज में निकालेंगे तो 7/8 मल्टीपल हो जाएगा 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 87.5%। ये कितना होगा 87.5%। अब देखते हैं 50 क्वेश्चन। एक तत्व रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए 5600 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग में आता है, वह होगा, ये पता होगा C14। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उस पर आधारित थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।